हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं और अभी तक कई सारी क्लासेस में ले चुका हूं। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो लास्ट एक्ट पढ़ा था वो था 1919 का जो एक्ट था, यानी कि जिसको हमने बोला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और अभी जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दो एक्ट को। एक है 1935 का भारत शासन अधिनियम और दूसरा है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये दो एक्ट हैं जिनको अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बड़े ही अच्छे एक्ट हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो उस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो 1935 के एक्ट का ही पड़ा था, है ना। और अगर हम 1947 के एक्ट की बात करेंगे तो इस एक्ट के तहत भारत को आजादी मिली थी। तो इन दोनों एक्ट के बारे में बात करेंगे और बोर्ड पे जो की पॉइंट लिखे हैं इनके अलावा मैं आपको बहुत डिटेल से पूरी इसके पीछे की जो कहानी है वो बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्लास के बाद मजा आ जाएगा और नॉलेज लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पेपर में भी इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम शुरू करेंगे तो जो हमारा पहला एक्ट है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करेंगे तो लिखा है द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब इसका क्या मतलब है? जो पिछला एक्ट था 1919 वाला, है ना, 1919 का बच्चे जो एक्ट था, है ना, उस एक्ट में आपने देखा था कि जो द्वैध शासन प्रणाली है उसको लागू किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है कि दोहरा शासन। दोहरा शासन से मतलब है कि केंद्र का जो शासन है वो भी लागू हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार का, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, स्थानीय सरकार होती है ना, या हम कह सकते हैं राज्यों की सरकार होती है, उसका भी जो शासन व्यवस्था है वो लागू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो द्वैध शासन प्रणाली है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो पब्लिक होती है यानी कि जो आम जनता होती है उसको दोहरे तरीके से डबल जो है सफर करना पड़ता है, मुसीबत झेलनी पड़ती है। ये सारे कानून जो है वो डबल दो दो बार थोपे जाते हैं, तो इस वजह से ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जब 1935 का एक्ट भारत में आया तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। देखो पेपर में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि द्वैध शासन प्रणाली शुरू कब की गई, तो 1919 के एक्ट में, और खत्म की गई तो 1935 के एक्ट में। ठीक है, 1919 में शुरू हुई, 1935 में खत्म हो गई। क्या? द्वैध शासन प्रणाली। आगे है केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। इसका बच्चे क्या मतलब होता है? देखो बात क्या हो रही है कि जैसे हमारे पास अभी भी अगर हम देखें तो हमारे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में भी इस तरह की बात कही गई है। अब इसका मतलब क्या है? देखो आपको पता है कि जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर एक बात बताओ कि किसी एक मंत्रालय में या फिर एक सेक्टर में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना, दोनों ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अगर अपने अपने कानून थोप देंगे या एक साथ काम करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या खींचातानी हो सकती है ना, यानी कि शक्तियों का टकराव हो सकता है, आपस में विचारों का टकराव हो सकता है। तो इस वजह से क्या किया गया कि इस एक्ट में एक प्रावधान लाया गया और उसके तहत कहा गया कि विधायी शक्ति मतलब क्या होते हैं? कानूनी संसदीय शक्तियां, उनका केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब मैं बताता हूं। देखो बंटवारा कैसे होगा कि जैसे एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा जैसे रेलवेज होता है, इंडियन रेलवे, ठीक है, भारतीय रेल। अगर हम रेलवेज की बात करेंगे तो आपको पता है कि रेलवे जो है, जितना पूरा भारत में रेलवे पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, किसके अंडर में आएगा? केंद्र सरकार के अंडर में आएगा। अगर हम किसी भी बैंक को देख लें, बैंकिंग जो भारत में है, बैंक, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आती है। अगर हम पोस्ट ऑफिस यानी कि इंडियन पोस्ट को देख लें तो वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आती है ना। सारे रूल केंद्र सरकार के अप्लाई होते हैं। लेकिन यहीं पर जब हम पुलिस को देखते हैं, जो हमारी सिविल पुलिस होती है, लोकल पुलिस, तो वो राज्य सरकार के अंडर में आती है ना। जब पुलिस के मामले बारे में जब कोई भी डिसीजन लेना होता तो वो राज्य सरकार लेती है, ना कि केंद्र सरकार लेती है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बात करेंगे। अच्छा, यहीं पे जैसे अगर हम कृषि की बात करेंगे यानी कि एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। तो अब है क्या कि जो ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा, तो इसके तहत 3 तरह की अनुसूची बनाई गई। ये बात सबको समझ आ रही है? फिर समझो मैंने क्या बताया कि इसके तहत 3 तरह की अनुसूची बनाई गई। एक का नाम था संघवर्ती सूची, दूसरे का राज्यवर्ती और तीसरे का समवर्ती सूची। ठीक है, संघवर्ती यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरी राज्यवर्ती यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरा समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो
हुआ क्या कि जो संघवर्ती सूची है उसके तहत ऐसे विषय, ऐसे सेक्टर, ऐसे फील्ड, ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे मंत्रालय इन्हें रखा गया है ना, जहां पर कानून बनाने का अधिकार और संचालित करने का अधिकार पूरी तरह से किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, यानी कि जैसे एक एग्जांपल है कि रेलवे जो है उसको संघ सूची में शामिल किया गया, यानी कि यूनियन लिस्ट में, और रेलवे पर पूरी तरह से अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, अच्छा ये एक एग्जांपल था। इसी तरह से दूसरी जो अनुसूची बनाएगी, दूसरी सूची बनाएगी, वो कौन सी थी, वो थी बच्चे राज्यवर्ती सूची। राज्यवर्ती सूची का मतलब है स्टेट लिस्ट। इस पर जो कानून बनाने के अधिकार है वो किसका है, राज्य सरकार का। जैसे अगर हम पुलिस का एग्जांपल ले लें तो राज्य सरकार ही उस बारे में सारे जो डिसीजन है वो लेती है। अच्छा, अगर हम कृषि की बात करेंगे, खेती या एग्रीकल्चर की बात करेंगे, शिक्षा की बात कर लेते हैं, एजुकेशन की, तो ये ऐसे फील्ड या ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कानून राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। तो इन्हें किस में रखा जाएगा, इन्हें समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाएगा। तो इसी तरह से देश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी मंत्रालय, जितने भी सेक्टर हैं, उन सबको इन 3 सूचियों में, 3 लिस्ट में बांट दिया गया और केंद्र और राज्य की शक्तियां अलग अलग कर दी गई। बोला कि इन चीजों में आप देखोगे, इन चीजों में आप देखोगे। ठीक है ना, जिससे आपस में कोई टकराव ना हो। ये बात सबको समझ आ गई। तो ये बात किसमें कही गई थी, इस पॉइंट में कही गई, और 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आया था उसमें ये बात रखी गई थी। सबको क्लियर है। अगला फैक्ट क्या है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा, बर्मा जो है भारत का पड़ोसी देश है। बर्मा पुराना नाम है, आज की डेट में इसका नया नाम क्या है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है वो नया नाम है और ये भारत का पड़ोसी देश है। तो पहले पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता कि ये हमारे देश में ही शामिल था, यानी कि बर्मा भारत में था। लेकिन अब इसको क्या किया गया, इस एक्ट के तहत भारत से अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत भारत से बर्मा यानी कि म्यांमार को अलग कर दिया गया। अगर हम बर्मा यानी कि म्यांमार की राजधानी की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे, तो इस समय इसकी कैपिटल है नए पैताब। और पुराने जमाने में इसकी जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी थी उसका नाम था यंगून। और यंगून का जो पुराना नाम था वो था रंगून। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, म्यांमार की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सी है, इरावती। इरावती वहां की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, इस एक्ट में आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, है ना, ये बात आपको जानते हैं। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, मुंबई में है। हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 को यानी कि 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। और भारत में अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई क्या है, एक सेंट्रलाइज बैंक है, सारे बैंकों का कंट्रोलर है, ऑपरेटर है, बैंकों का बैंक है, फादर ऑफ बैंक्स कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, मताधिकार का विस्तार किया गया। अच्छा, इसका क्या, मताधिकार, मत देने का अधिकार है ना, इसका विस्तार किया गया। उस जमाने में, पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा लोग वोट नहीं देते थे, नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, इस तरह की व्यवस्था की गई जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें। तो इस जो पॉइंट है इसके तहत अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10% तक जो लोग हैं वो वोट डालने का उनको अधिकार मिल गया था इस एक्ट के तहत। ठीक है बच्चे, अगला जो पॉइंट है वो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अच्छा, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात बता दूं, पहले मैंने को देखो हमारे देश में वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है पहली बार वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में की गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन वो कहने को तो सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन उस जमाने में वो सिर्फ बंगाल के मामले देखा करता था, पूरे देश के मामले नहीं देखता था। ठीक है, बंगाल के मामले देखता था। और अगर दूसरे राज्यों के जो हाई कोर्ट होते या वहां के जो कोर्ट होते थे वो जब अपने केस को ट्रांसफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट, तब वो सुनवाई करता था, अदरवाइज वैसे नहीं करता था। ठीक है, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि 1935 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय, समझ गए है ना, यूनियन कोर्ट मतलब केंद्र का एक कोर्ट है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना की गई। और चूंकि संघीय है और संघ मतलब होता है केंद्र, और केंद्र जो भारत का है वो क्या होता है, राजधानी होती है। और देश की राजधानी 1935 में क्या थी, आपको पता होगा कि दिल्ली थी, क्योंकि 1912 में दिल्ली बन चुकी थी, है ना। तो दिल्ली में क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय यानी कि कोर्ट की स्थापना की गई। और ये हुई तो 1935 के एक्ट के तहत थी, लेकिन वास्तव में इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। बच्चे बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस एक्ट में हालांकि बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया था, लेकिन जो सबसे मेन चीजें थी, जो मेन पॉइंट थे, वो ये थे जो मैंने आपको बताया। तो क्या थे, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, आरबीआई की स्थापना कर दी गई, मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। किसी बच्चों को समस्या हो तो बताओ। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं बच्चे।
ठीक है। देखो मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और मैंने एक चीज देखी है कि जितना भी मैं पढ़ाता हूं पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है ना। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, 18 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैं बड़ा एनालिसिस करके आपको पढ़ाता हूं, है ना। आपको फालतू चीजें नहीं पढ़ाता कि बहुत सारा पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, दब जाओ, है ना। जो भी पॉइंट है बड़े सिलेक्टेड पॉइंट, बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करके एनालिसिस करके मैं आपको पढ़ाता हूं। और इसके बाद जब आप मेरी सारी क्लासेस लोगे, है ना, और पेपर देने जाओगे, तो आप देखोगे कि 80 से 90% तक आप स्कोर कर लेंगे। किसमें? जीएस में। अच्छा, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% स्कोर करना भी काफी मुश्किल काम है ना। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस लेके अगर जाएंगे और पेपर देंगे जाके, तो 80 से 90% तक आप स्कोर कर लेंगे। और ऐसा प्रूफ हो चुका है, एक बार नहीं कई बार प्रूफ हो चुका। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े और जाके उन्होंने पेपर दिया और बहुत अच्छा पेपर हुआ। ठीक है, तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ और मेहनत के साथ पढ़ते रहें। आगे अगला बच्चे जो एक्ट है वो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस एक्ट में क्या हुआ? देखो अब हुआ क्या कि हमारा देश धीरे धीरे करके आजादी की तरफ बढ़ रहा था। सबको पता है कि देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अच्छा, अब इस एक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, है ना। हम जाएंगे 1942 में। देखो हुआ क्या कि हमारे देश में अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। अंग्रेज हमारा देश छोड़ने को तैयार नहीं थे, है ना। 1939 में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध 1945 तक चला था। अच्छा, दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन और जापान दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। अच्छा, जापान उस समय एक बहुत बड़ा सुपर पावर हुआ करता था। जापान धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ रहा था। अंग्रेजों को यह डर था कि अगर जापान भारत पहुंच गया तो कहीं ना कहीं जापान हमारे ऊपर अटैक करेगा और भारतीय जापान का साथ देंगे, और इसकी वजह से हमें यहां से भागना पड़ेगा और बुरी तरह से हम लोग मारे भी जाएंगे। और जापान से भारत की दोस्ती काफी अच्छी रही है शुरू से, है ना। तो एक तो जापान का डर था अंग्रेजों को। दूसरी समस्या क्या थी कि भारत के जो अंदर बहुत सारे जो लोग थे या वैसे ज्यादातर जो पब्लिक थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी और समय समय पर आंदोलन भी करती रहती थी। तो इस वजह से अंग्रेज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे और उनको ये डर था कि कहीं अगर अचानक से कोई तख्ता पलट हो गया तो वो यहाँ पे बुरी तरह से घेर के मारे जाएंगे और फुटबॉल बना दिए जाएंगे, और जिसकी वजह से उनका भागना मुश्किल हो जाएगा। बात समझिए? ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। फिर अंग्रेजों को मैंने बताया ना, पढ़े लिखे बहुत थे और चालाक भी थे, है ना, तुरंत वो दिमाग लगाते थे। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अंग्रेजों ने 1942 में, बात समझ ना, 1942 में क्या किया कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, और पूरे देश के लोगों से अपील कर दी कि सब लोग साथ में आ जाओ। आंदोलन बड़े पैमाने पे चलने लगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए, अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन गया, बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया। अंग्रेजों ने फटाक से क्या कि क्रिप्स मिशन भेज दिया। इंग्लैंड से क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन क्या, स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके अंडर में एक टीम भेजी, है ना, और उसको बोला कि भारतीयों को जाके बोलो कि भैया हम तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे। ठीक है, तो क्रिप्स यहाँ पे आया, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसने बोला कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे। 1942 में ये बात बोल दी कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे, है ना, और बोला कि लेकिन शर्त ये रहेगी कि आजाद तो कर देंगे लेकिन भारत फिर भी हमारा उपनिवेश बन के रहेगा। ठीक है। अच्छा, उपनिवेश अब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि ब्रिटेन ने कहा कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी हम चाहेंगे तो तुम्हारी जमीनों को यूज कर लेंगे, और जब भी हम चाहेंगे तुम्हारे मार्केट को इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम चाहेंगे कि युद्ध की अगर कोई कंडीशन बनती है तो हम तुम्हारी जमीनों को इस्तेमाल करेंगे, सैन्य अड्डे बनाएंगे। तो भारतीयों ने मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दे दिया, क्या? पूर्ण स्वराज, है ना, पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारतीयों ने कहा कि भैया इतने साल से तुमने हमें दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है ना, बहुत साल बीत गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अगर तुम्हें जाना है तो पूरी तरह से जाओ, ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं, है ना। ये आधी अधूरी आजादी दे दी और चले तो गए, यहाँ से गए, फिर भी बोल रहे कि हम तुम्हारे ऊपर थोड़ा थोड़ा अधिकार रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे ना। तो भारतीयों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, है ना, अगर तुम्हें जाना छोड़ोगे तो पूरी तरह से जाओगे, नहीं जाओगे तो हम तुम्हें भगाएंगे, तुम्हें सीधी सी बात है ना। तो पूरी तरह से खाली करो हमारा देश, क्योंकि देश हमारा है, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो ये नारा दे दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, वो उनके साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जापान का एक तो डर था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड कमजोर पड़ रहा था, भारतीय भी लगातार अटैक कर रहे थे इंग्लैंड के ऊपर, है ना। तो इस वजह से इंग्लैंड की थोड़ी मजबूरी बन गई। अब बात 1942 से 1945 पहुंच गई। 1945 में ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी, लेबर पार्टी, वहां पे एक लेबर और वहां पे कंजर्वेटिव। इंग्लैंड में अगर हम बात करेंगे तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, तो वहां की दो प्रमुख पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, तो लेबर पार्टी की वहां पे सरकार बनी पहले, क्योंकि इससे पहले वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की जब सरकार बनी और क्लीमेंट एटली नाम के जो व्यक्ति थे वो वहां पे प्रधानमंत्री बने।
तो ऐसा कहा गया कि लेबर पार्टी थोड़ा उदार थी, है ना, उदार उदार तो सही बात है कि कुछ नहीं थी, उनके अंदर एक डर बैठ गया था, है ना, इस सिचुएशन को देख के। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, लेबर पार्टी सरकार बन गई तो क्लीमेंट एटली ने कहा कि ऐसा है कि यार हम देश को चलो आजाद कर देंगे, है ना, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं बेचारे हड़े पके परेशान है भारतीय, तो ऐसा करते हैं इनको आजाद कर देती हैं। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया कि क्लीमेंट एटली ने कहा कि ठीक है हम आजाद कर देंगे। अब इसी के तहत अब यहाँ पे देखो कहानी कहां शुरू, एक्ट की। तो जब ये डिसीजन ले लिया गया कि भारत को आजाद करेंगे, है ना, तब क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद में, है ना, ब्रिटेन की संसद में, क्यों, क्योंकि देश हमारा पूरा ब्रिटेन की संसद से चलता था, तो ब्रिटेन की संसद में क्लेमेंट एटली के अंडर में एक प्रस्ताव रखा गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव रखा गया, और उस प्रस्ताव का नाम क्या था बच्चे, उसका नाम था यहां पे देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। जो प्रस्ताव रखा गया वो क्या था, भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, यानी कि भारत की स्वतंत्रता, यानी कि भारत को आजाद किया जाएगा, इसका प्रस्ताव रखा था, है ना, कब, 4 जुलाई 1947 को। और क्या हुआ, जब ये प्रस्ताव संसद में रखा गया ब्रिटेन की, तो उसको 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। बोला कि यहाँ के वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि सांसद वांसद जितने भी वहां पे होंगे संसद में, उनका होगा ठीक है भैया छोड़ो यार इनको आजाद करो, फुर्सत करो, टेंशन रोज की कौन ले। तो उन्होंने 18 जुलाई को प्रस्ताव पास कर दिया। जब पास कर दिया, है ना, तो फिर एक अधिनियम आया, और उस अधिनियम को बोला गया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या कहा गया कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आजाद कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान तो पहले भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की मांग चल रही थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग अलग देश बना के जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पॉलिटी में इसको अधिराज्य कहा गया है, लेकिन उसका मतलब देश ही है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि 15 अगस्त को हम आजाद कर देंगे। अच्छा, हुआ क्या था कि जब आजादी हो रही थी तो प्रॉपर साइन होते हैं फाइल पे, है ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो जो पाकिस्तान वाली फाइल थी उस पे जो साइन थे रात में 12 बजे से पहले हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत का जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस अधिनियम में कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि हम भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बना देंगे, 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे, है ना, और उसके बाद इनको आजाद कर देंगे। तो ऐसा किया भी गया। अच्छा, जब ऐसा कर लिया गया तो क्या हुआ, और ये बोला गया कि अब जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नहीं बन जाती है, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा का मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो कि मिलकर क्या बनाएगा, संविधान का निर्माण करेगा, क्योंकि देश चलाने के लिए आपको संविधान चाहिए, और जब तक संविधान नहीं बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, तब तक क्या होगा कि संविधान सभा काम करेगी, है ना, और संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता तो संविधान सभा काम करेगी, और संविधान को बनाने के लिए क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। तो ये बोला गया, है ना, कि संविधान सभा को क्या होगा, दोनों देशों का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा, यानी कि एक पाकिस्तान की संविधान सभा बनाई जाएगी, एक भारत की संविधान सभा बनाई जाएगी, और जब अंग्रेज यहाँ छोड़ के जाएंगे तो जो चार्ज है वो किसको, दोनों देशों की संविधान सभा को देके जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, कि भैया लो अपना संभालो, तुम्हें जो भी करना करो, ठीक है, ऐसा बोला गया। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा को तुम चार्ज सौंप देंगे, लेकिन देश चलाने के लिए दोनों देशों में क्या होगा, एक एक गवर्नर जनरल का पद होगा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से सबसे बड़ा पद था गवर्नर जनरल का। अच्छा, उस जमाने में ना तो राष्ट्रपति होता था, ना ही प्रधानमंत्री होता था भारत में, अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब हम आजाद करेंगे भारत और पाकिस्तान को, तो दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल का पद होगा, और वो अपने अपने देश को संभालेगा, ठीक है, ये बात कही गई। अच्छा, इसके बाद संविधान के बनने तक, है ना, 1935 के अधिनियम के तहत देश को चलाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोला गया कि जब तक भारतीय संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, क्योंकि जब संविधान बनकर तैयार होगा बच्चे, है ना, तभी तो उसको हिसाब से चलाया जाएगा, देश को संविधान के हिसाब से चलाया जाएगा ना। तो जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक देश कैसे चलेगा। 1935 का जो एक्ट आया, 1935 वाला मतलब ये वाला, उस एक्ट में बहुत सारे नियम कानून थे, तो उसके तहत देश को चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये इस एक्ट में कहा गया, और फाइनली भारत को जो आजादी है वो मिल गई। जब देश आजाद हो गया तो आजाद भारत के पहले, ठीक है, और ब्रिटिश भारत के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम क्या था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि भारत को आजाद करने की जो योजना है वो माउंटबेटन ने ही बनाई थी। भारत को आजाद करने की जो योजना है वो किसने बनाई थी, माउंटबेटन ने। अच्छा, इसीलिए, है ना, इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वो कौन थे, तो वो ब्रिटिश भारत के, यानी कि जिस समय अंग्रेजों का कब्जा था उसके आखिरी गवर्नर जनरल, और जब भारत आजाद हो गया तब उसके पहले गवर्नर जनरल रहे थे। ऐसा क्यों कि जब हमारा देश आजाद हो गया ना, तो एकदम से इतने बड़े देश को संभालना थोड़ा मुश्किल काम है। तो भारतीयों ने लॉर्ड माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की कि आप अगर जा तो रहे हो, लेकिन आप थोड़े दिन रुक जाओ, जब हम अपनी पूरी व्यवस्था कर लेंगे तब आप जाना। तो भारतीयों ने कहा कि आप रुक जाओ, है ना, और आप जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करते रहो। तो
तो आजादी के बाद भी जो गवर्नर जनरल के रूप में किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने काम किया, है ना, और वो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके बाद फिर कोई नहीं बना, क्योंकि इसके बाद ये पद समाप्त कर दिया गया और भारत में प्रॉपर लोकतंत्रात्मक संवैधानिक जो व्यवस्था थी उसको लागू किया गया और हमारा जो संविधान है वो बनकर भी तैयार हो गया था उस समय तक लगभग, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और उसके बाद फिर किसी भी गवर्नर जनरल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पद धीरे धीरे करके बाद में आते चले गए। ठीक है बच्चे, तो ये हमने पढ़ा है। तो इस तरह से ये जो 2 एक्ट थे ये भी खत्म हो गए, है ना। क्लास में आपने देखा होगा जितने भी एक्ट थे मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें पीछे जाके, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे बच्चों के लिए। ठीक है, अब आगे जो क्लास होगी उसमें एक्ट खत्म हो गए हैं, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान सभा, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि वो क्यों बनाई गई, कैसे बनी थी, क्या कारण थे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो अगर ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ये सारे बच्चों से बस समर्थन चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।